हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू द सेशन। सो गाइस, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रैपिड रिवीजन। तो गाइस, आज कौन सा टॉपिक है जिसका हम रैपिड रिवीजन ले रहे हैं? इट इज एवरेज ड्यू डेट। सो गाइस, ये जो एवरेज ड्यू डेट का रिवीजन हम स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले इसके लिए प्री रेक्विजिट। सो गाइस, इफ यू आर अटेंडिंग दिस सेशन, I will always and always assume you have the idea of this chapter because it is revision. Revision can only be done when you have the idea of the topic. You must have done it once, either in your coaching or in my lectures. Somewhere down the line, you have attended average due date. अगर आपको average due date आता है तो रिवीजन ट्रस्ट मी आपको बिल्कुल हेल्प करेगा। मैंने पूरे चैप्टर का ऐसा क्रिस्प रेडी किया है, इंक्लूडिंग द टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूरे के पूरे चैप्टर में, कि आपको इस रिवीजन को अटेंड करने के बाद ट्रस्ट मी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले गाइस, जब भी आप कोई चैप्टर करते हो, कुछ एक प्री रेक्विजिट होते हैं, एक बेसिक्स होते हैं। सो अगर आपको वो बेसिक्स आते हैं तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से आ पाएगा। तो गाइज, मैं कौन से बेसिक्स की बात कर रहा हूं यहां पे आपको दो बेसिक्स चाहिए। नंबर वन, आपको ड्यू डेट कैलकुलेट करना आना चाहिए। क्या कैलकुलेट करना आना चाहिए? ड्यू डेट। जब हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो हमारे वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन में बिल का जिक्र होगा। मतलब इट विल बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन दैट डेट ऑफ द बिल इज दिस and let's say tenure of the bill is 2 months. So आपको वो कैलकुलेट करना आना चाहिए कि डेट ऑफ द बिल से ड्यू डेट मतलब फाइनल डेट कैसे निकालनी है। बट आई विल टेल यू, whenever there is a question related to the bill, you need to always need to add the days of grace. You need to add the days of grace. But if the question is not related to bill, मतलब क्वेश्चन में बिल का जिक्र नहीं है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है डेट ऑफ इनवॉइस इज दिस and number of months given as credit period is 2 months. So in that case, you do not need to add these 3 days of grace. Story is simple, story is clear. But definitely, bill ke regarding, there is lot other basics also which I cannot cover in this chapter. That is being covered in which chapter? Bill of exchange. But yes, मैं आपको concept बता देता हूँ जो आपको bill of exchange से लेके आने। There can be bill at site, there can be bill आफ्टर डेट, बिल कैन बी आफ्टर साइट। तो ये डिफरेंट टाइप के बिल्स होते हैं। फिर बिल्स में भी क्या होता है, वेन एवर द मैच्योरिटी डेट इज देयर, दैट माइट बी अ पब्लिक हॉलीडे, दैट माइट बी इमरजेंसी हॉलीडे। सो इन दैट ऑल दैट सिनेरियो, हाउ यू कैलकुलेट द ड्यू डेट, ये एक बेसिक्स है जो आपको जरूरत है। क्लियर है बेटा फंडा? सो बेसिकली वो बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में कवर होता है, तो आई एम अज्यूमिंग ये आपको आना चाहिए। बट यस, कुछ जेन्युइन क्वेरीज बच्चे की रहती है। जैसे नॉर्मली बच्चे को ये तो याद रहता है कि 15 अगस्त एक हमारा पब्लिक हॉलीडे होता है। बच्चे को ये भी याद रहता है 26 जनवरी हमारा पब्लिक हॉलीडे रहता है। बच्चों को ये भी पता होता है कि संडे भी पब्लिक हॉलीडे होता है। बट बच्चे ना 2 और हॉलीडेज मिस कर देते हैं। नंबर 1 इज 1st of April. 1st of April इज ऑल्सो योर बैंक हॉलीडे, क्योंकि बैंक का क्लोजिंग होता है। वैसे ही हाफ ईयरली क्लोजिंग होता है और उसमें छुट्टी होता है 30th of September. सो बेसिकली ये जो सारे हैं ये आपके पब्लिक हॉलीडे हैं। क्या है? ये आपके पब्लिक हॉलीडे। तो अगर आपका फाइनल डेट कोई भी पब्लिक हॉलीडे आता है तो आपको जो उसका फाइनल डेट है वो उसका प्रीसीडिंग डेट लेना है। कौन सा डेट लेना है? प्रीसीडिंग डेट लेना है, मतलब एक दिन पहले। वहीं अगर आपका फाइनल डेट जो आ रहा है आफ्टर एडिंग द डेज ऑफ ग्रेस, इफ दैट इज इमरजेंसी हॉलीडे, लेट्स से कि कोई चीफ मिनिस्टर की डेथ हो जाती है, मतलब कोई और बहुत ही डिग्निटरी बड़े आदमी की डेथ हो जाती है, तो उस केस में, या कोई कर्फ्यू जैसी सिचुएशन हो जाती है, इन दैट केस हॉलीडे डिक्लेयर होता है। तो वो एकदम से जो हॉलीडे डिक्लेयर होता है उसके लिए क्या होता है, आपकी जो डेट हो जाती है जिस दिन आपको पेमेंट करना है, दैट विल बी द सक्सीडिंग डे, दैट इज द नेक्स्ट डे. So let's say 15th August, we already know it's a public holiday, so your due date will come to, your final date will come to 14th of August. But let's say because of any emergency situation, कोई राइट्स हो गए and एकदम से छुट्टी डिक्लेयर हो गई, तो उस पर्टिकुलर केस में let's say if my due date is 18th of August, so my due date will become 19. So एक दिन पहले कब आती है डेट? When it is a public holiday, when you already know in advance, तो एक दिन पहले पेमेंट करने का। बट अगर इमरजेंसी हॉलीडे, in that case we need to pay on the next day. Am I making sense? तो एक बेसिक आपको मैंने बता दिया। सेकेंड, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज।
दिस आई विल टीच यू इन द लेक्चर इन द सेशन. वैसे तो आई हैव कवर्ड अ पार्ट ऑफ ड्यू डेट ऑल्सो ऑफ द बिल विच इज सपोज टू बी कवर्ड इन bill of exchange, which is suppose that you are already aware about that topic, but still I have given you the gist of the due date also. Now calculation of number of days, do not worry, I'll cover up in the session. ये मैं आज का जो सेशन होगा इसमें पूरा का पूरा ये नंबर ऑफ डेज कैसे निकालते हैं ये पूरा का पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, सो डू नॉट वरी. तो पहले आपने ये देख लिया कि ये जो पूरा चैप्टर है ये आपको अगर करने का है, इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, आपको ये 2 बेसिक्स चाहिए. अब उसके बाद मैंने इस पूरे के पूरे चैप्टर में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये देखिए पूरे के पूरे चैप्टर में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैंने ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है. कितने पार्ट्स में? आई थिंक नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. मैंने पूरे के पूरे चैप्टर को 7 टाइप ऑफ क्वेश्चंस में बाइफरकेट किया है. सो आपके एग्जाम में, आपके एग्जामिनेशन में you will not get any question apart from these 7 type of question. तो सारे के सारे पूरे के पूरे जो क्वेश्चंस बनते हैं, I have done all the thesis on that, और मैंने आपको 7 टाइप्स में डिवाइड करके दे दिए. अब ये 7 टाइप्स क्या है, लेट्स डिस्कस वन बाय वन. पहला कौन सा टाइप है? पहला टाइप है एवरेज ड्यू डेट. तो मैंने कहा एवरेज ड्यू डेट का एक मैं आपसे क्वेश्चन लेता हूं और एवरेज ड्यू डेट निकालना सिखाऊंगा. बट उससे पहले एक बार देख लेते हैं ये जो एवरेज ड्यू डेट होती है जिसकी हम इतनी बातें कर रहे हैं, ये एवरेज ड्यू डेट एक्चुअली है क्या, इसका मतलब क्या है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैंने कहा लेट्स ट्राई टू से देयर आर 2 पीपल, वन इज लालाजी. लालाजी इज द होलसेलर. लालाजी इज द होलसेलर एंड गफूर भाई इज द रिटेलर. एंड गफूर भाई इज द रिटेलर, तो ही विल सेल गुड्स टू द कस्टमर्स. Obviously it is very clear. So Lalaji is there, Lalaji is selling goods to Gafur Bhai and Gafur Bhai is selling goods to the consumer. Let's assume this. मैंने कहा Lalaji and Gafur ji, तो basically they also not do transaction for one time. They are also doing transaction on recurring basis. एक बार माल बेचा गफूर भाई को, गफूर भाई बेच के वापस आए, फिर वापस आए. अब यहां पे इन दोनों के बीच में रिलेशन है, तो यू ऑल्सो नो दैट क्रेडिट होगा ही होगा. तो यहां पे क्या हुआ, गफूर भाई को पहला लॉट जो बेचा हमने, किसने? लालाजी ने. लालाजी ने कहा ये आपको पैसा देना है 1 सितंबर को, लेट्स से 10,000 रुपीज. नाउ लालाजी ने थोड़े दिनों बाद गफूर भाई फिर आए. गफूर भाई 1 अक्टूबर को माल लेके गए और लेट्स से 15,000 का. फिर गफूर भाई थोड़े दिन बाद और आए, उन्होंने 15 अक्टूबर को फिर हमसे माल खरीदा. अब कहने का मतलब यह है गफूर भाई और लालाजी के बीच में डिफरेंट डेज पे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं. तो जब डिफरेंट डेट पे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं जिनकी ड्यू डेट भी डिफरेंट है, अलग अलग है, तो उस केस में अब यार कल को गफूर भाई एक बिल देने में 2 दिन लेट हो गए, एक अमाउंट देने में 2 दिन लेट हो गए, अब उसका अलग से इंटरेस्ट निकालो. गफूर भाई ने दूसरे बिल का पेमेंट 5 दिन पहले कर दिया, तो अब गफूर भाई को रिबेट दो. अरे नॉर्मल सिनेरियो होता है, अगर आपको पेमेंट करने का है और आपने ड्यू डेट पे पेमेंट कर दिया तो कोई टेंशन की बात नहीं. बट इफ द ड्यू डेट इज लेट्स से 2 जून एंड यू आर पेइंग ऑन 5 जून, तो ऑटोमेटिकली सामने वाली पार्टी आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा. सामने वाली पार्टी विल चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम यू. वहीं पे अगर आपने 2 जून का ड्यू डेट है, पेमेंट कर दिया आपने लेट्स से 27 मई को, तो आपने 5 दिन पेमेंट किया, तो जैसे लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट देते हो ना, वैसे जल्दी पेमेंट पे आप रिबेट मांगते हो. क्या मांगते हो आप? रिबेट मांगते हो. सो कहने का मतलब ऐसा है, अब ये इतने, मैंने तो यहां पे सिर्फ 3 ट्रांजैक्शंस लिए, बट प्रैक्टिकल रियल लाइफ में तो ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा हो सकते हैं. जब ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा हो सकते हैं तो क्या करें, इतने सारे ट्रांजैक्शंस हैं, हर एक ट्रांजैक्शन का अलग से इंटरेस्ट निकाले, अलग से रिबेट निकाले, सी द अमाउंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट वी गोना वेस्ट. सो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो व्हाट वी गोना डू, इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो व्हाट वी गोना डू, हम लालाजी को कहेंगे, लालाजी आप एक काम करो, एवरेज ड्यू डेट निकाल लो. क्या निकाल लो? एवरेज ड्यू डेट. एवरेज ड्यू डेट मतलब ये आपको जो अभी अलग अलग डेट दिख रही है ना, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, आप क्या करो, एक फॉर्मूला देते हैं आपको, आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करो और इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप एक अपनी एवरेज ड्यू डेट निकाल लो. आप अपनी क्या निकाल लो? एक एवरेज ड्यू डेट निकाल लो. लेट्स से एवरेज ड्यू डेट निकल के आई, ऐसे एजम्पशन ले रहा हूं 7 अक्टूबर, ये आपकी एवरेज ड्यू डेट आ गई. सो वी हैव गॉट 7 अक्टूबर एज आर एवरेज ड्यू डेट कि बॉस हमें पेमेंट करने का है. कौन सी डेट को पेमेंट करने का है? 7 अक्टूबर को पेमेंट करने का है. अब सवाल यह है 7 अक्टूबर को पेमेंट करने का है
और पेमेंट कितना करने का है, तीनों को ऐड कर दो, 10 + 15 + 20, टोटल पेमेंट कितने करने का है, 45। तो आप देख रहे हो जहां तीनों अमाउंट की एक अलग अलग ड्यू डेट थी, एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला लगा के हमने एक ऐसी डेट निकाल दी जिसको अगर पेमेंट हो जाता है, जैसे अपन इंडिविजुअली कह रहे थे ना कि अगर लाला जी को गफूर भाई 1 सितंबर को 10,000 दे देते तो ना तो लाला जी इंटरेस्ट चार्ज करते और ना ही लाला जी कोई रिबेट देते, मतलब ना कोई लाला जी को लॉस होता ना कोई गफूर भाई को लॉस होता। क्लियर है बेटा फंडा? बट मैंने कहा वैसे ही हमने एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला लगा के इन तीनों ट्रांजैक्शन की एक एवरेज डेट निकाल दी। अब यहां पे तो 3 ट्रांजैक्शन है, 300 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो अब मैंने एक एवरेज ड्यू डेट निकाली, लेट्स से 7th ऑफ अक्टूबर। अब मैंने 7th ऑफ अक्टूबर जो डेट निकाली, व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब अगर गफूर भाई pays 45,000 on 7th of October, it means there is no loss to Lalaji, there is no loss to गफूर भाई। बट अगर 7th अक्टूबर की जगह पेमेंट लेट्स से 10th अक्टूबर को होता है, तो इसका मतलब लालाजी इज रिसीविंग पेमेंट 3 days लेटर देन द डेट, सो लालाजी विल चार्ज इंटरेस्ट। Let's say Gafur Bhai pays on 1st of October. So Gafur Bhai will say, I am paying you 6 days in advance. So when I am paying you 6 days in advance, automatically I will ask you for rebate. Because आप जल्दी पेमेंट करते हो तो कुछ डिस्काउंट एक्सपेक्ट करते हो ना, रिबेट एक्सपेक्ट करते हो ना। सो सेम वे। सो आई थिंक आपको चैप्टर का लॉजिक समझ में आ गया होगा कि रादर देन डूइंग बंडल ऑफ कैलकुलेशन, वी वांट टू रैप अप all the calculation in one date. So therefore average due date is that date. If you make the payment on that date, there is no loss to both the parties, not to the one, not to the other. Am I making sense? अब अपन आते हैं टाइप 1 पे। देखिए आप लॉजिक वॉजिक सब कवर करते हुए चल रहे हैं। सो मैंने कहा लेट्स ट्राई टू फिगर आउट फर्स्ट वाला। अगर हमें ये एवरेज ड्यू डेट निकालनी हो तो पहले एक बेसिक सा सवाल लेते हैं और देखते हैं ये एवरेज ड्यू डेट निकलती कैसे। तो मैंने कहा बेसिक सा सवाल लेते हैं। तो मैंने कहा ये शीट है मेरी, ये आपको मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं अपने पास रेगुलर बैच में, उनके पास तो ये शीट्स होंगी। जिनके पास नहीं है गाइज, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो लोग रैपिड रिवीजन के कोई पर्टिकुलर बैच में हैं, उनके पास भी ये सारी के सारी शीट्स अवेलेबल हैं ही हैं। तो आ जाइए अपन इसको डिस्कस करना चालू करते हैं, इसको क्लोज करना चालू करते हैं। तो मैंने कहा देखो सबसे पहले क्या है यहाँ पे, मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 3 हमारी आंखों के सामने है। सो वील स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप ये शीट देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 and 2 इज रिलेटेड टू द कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट। सो इफ योर कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट इज नॉट स्ट्रॉन्ग, आई विल रिकमेंड यू टू डू फर्स्ट एंड सेकंड, बट आई एम फोकसिंग हियर रैपिड रिवीजन ऑन एवरेज ड्यू डेट। सो लेट्स ट्राई टू सी। अब यहाँ पे क्या है, इन बिटवीन द सेम पार्टीज, 2 पार्टीज हैं और उनके बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है। पहला ट्रांजेक्शन हुआ लेट्स से 500 रुपीज का, and the due date means that amount was payable on 3rd of July. There's a transaction of 800. This amount is payable on 2nd of August. And now there is amount of 1000. The amount, the due date is 11th of September. Now let's see the requirement. Suggest a date on which all the bill may be paid out without any loss to the either party. Loss of interest to the either party. Means they are asking us to calculate what? They are asking us to calculate the average due date. They are asking us to calculate कि आप average due date निकाल दो, आप बता दो कि ऐसी कौन सी डेट है जिस दिन हम पेमेंट करें और पेमेंट करने के बाद ना हमें लॉस हो ना सामने वाली पार्टी को लॉस हो। हमने कहा कोई बात कर देंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन का एक फॉर्मेट आपको दिखाता हूं और मैं सबसे पहले उस स्टेज पे पहुंचता हूं जहां क्वेश्चन आपको स्टार्ट करना पड़ेगा सॉल्व करना। देखिए सबसे पहले ये फॉर्मेट है। फॉर्मेट मतलब आपको सबसे पहले ड्यू डेट लिखनी है, ठीक है। यहां पे इस क्वेश्चन में ड्यू डेट दे रखी थी, आ रहा है। देयर माइट बी द क्वेश्चन आपको डेट ऑफ द बिल दे रखा होता, टेन्योर ऑफ द बिल दे रखा होता, आपको ड्यू डेट कैलकुलेट करना पड़ता, बट यहां पे ड्यू डेट दे रखा है। फिर देन द अमाउंट। तो मैंने ये 2 कॉलम फिल कर रखे हैं ऑलरेडी क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है। आप देखिए यहां पे ड्यू डेट क्वेश्चन में गिवन है, यहां पे अमाउंट भी क्वेश्चन में गिवन है। सो व्हाटएवर इज गिवन इन द क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली इस फॉर्मेट में सामने ऑलरेडी लिख रखा है ताकि हमारा रिवीजन करने में कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करें रादर देन जो क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है उसको कॉपी करने में। अब मैंने कहा उसके बाद ये 2 कॉलम तो जो गिवन थे, ड्यू डेट एंड द अमाउंट विच इज ऑलरेडी गिवन टू अस इन द क्वेश्चन। आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट। अब नाउ द फर्स्ट इज व्हाट इज द बेस डेट? व्हाट इज द बेस डेट? I will always recommend you always take base date as the सबसे पहला वाला डेट, द इनिशियल डेट। यहां 3rd जुलाई, 2nd अगस्त और 11 सितंबर। सबसे पहले डेट कौन सी है? ऑब्वियसली 3rd ऑफ जुलाई। तो मैं 3rd ऑफ जुलाई को बेस डेट ले लेता हूं। सो मैं यहां पे आई एम अज्यूमिंग द बेस डेट। आप कोई भी ले सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा। आप बेस डेट
कोई भी ले सकते हो माय डियर फ्रेंड्स, योर आंसर विल बी सेम, सो यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट। अब मैंने कहा इनिशियल जो सबसे पहली वाली डेट है, वी ऑलवेज हैव टू अज्यूम, दैट्स माय रिकमेंडेशन, उसको बेस डेट लेना है, कैलकुलेशन इजी होती है। अब यहां पे आप देखिए 3rd जुलाई इज माय बेस डेट। नाउ व्हाट दिस हेडिंग इज सेइंग, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट, मतलब ये जो आपकी बेस डेट है उससे जो आपकी ड्यू डेट है इसकी वो कितनी दूर है, एक बार आप कैलकुलेट कर लो प्लीज आप मेरे लिए कैलकुलेट कर लो। देखिए यहां पे, तो मैंने कहा यहां पे मैं कैलकुलेट करता हूं सबसे पहले। तो 3rd जुलाई बेस डेट से 3rd जुलाई से 3rd जुलाई कितना दूर होगा, बेस डेट भी 3rd जुलाई है, ड्यू डेट भी क्या है 3rd जुलाई, क्या आ गया 0। मैंने कहा इन द नेक्स्ट पार्ट लेट्स ट्राई टू फिगर आउट द नेक्स्ट पार्ट, 2nd ऑफ अगस्त। सो नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट, तो 2nd अगस्त 3rd ऑफ जुलाई से कितना दूर है, तो लेट्स ट्राई टू फिगर आउट। कुछ रूल सेट कर लेते हैं। अब मैंने आपको क्या कहा था, बेसिक आपको चाहिए ये डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो डेज कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं मैं आपको। सो जस्ट पे अटेंशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ आई एम टीचिंग टू कैलकुलेट द डेज कैलकुलेशन। सो यहां पे 3rd ऑफ जुलाई, तो सबसे पहले ऑलवेज रिमेंबर जो बेस डेट है उसको आप इग्नोर कर दो, ऑलवेज इग्नोर द बेस डेट, तो 3rd जुलाई हटा दो। तो अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं कि 3rd जुलाई से 2nd अगस्त आने में कितने डेज लगेंगे, तो मैंने कहा देखिए जुलाई में 31 डेज होते हैं, 3 डेज हमने हटा दिए क्योंकि 3rd जुलाई तो बेस डेट तक है, तो बेस डेट से कितना दूर है, तो मैं 4th से काउंटिंग स्टार्ट करूंगा। तो जुलाई में 31 में से 3 डेज हटा दूंगा, तो जुलाई के कितने डेज हो गए 28 डेज। नेक्स्ट इज 2nd अगस्त, 2nd August is the date. So basically I have 2 more days, 1st and 2nd. Clear है बेटा फंडा? I will tell you a very simple logic. Either you ignore the base date or you ignore the due date. दोनों में से एक इग्नोर करने का है। तो हमने बेस डेट इग्नोर करी, तो हमने ड्यू डेट वाला 2nd अगस्त भी काउंट किया। अगर हम 3rd से काउंटिंग चालू करते, मैं जुलाई में 29 डेज लेता, अगर 3rd को भी काउंट करता तो मैं फिर ड्यू डेट नहीं लेता 2nd, मतलब दोनों में से एक इग्नोर करने का होता है। ठीक है, चलिए अब मैंने कहा 11th ऑफ सितंबर, हाउ फार इज 11th ऑफ सितंबर, मैंने कहा लेट्स ट्राई टू काउंट। मैंने कहा सितंबर आने में सबसे पहले 3rd जुलाई से 28 डेज तो जुलाई के हो गए। अगस्त में हाउ मेनी डेज आर देयर, अगस्त में 31 डेज आर देयर, सितंबर में 11। एम आई मेकिंग सेंस? एक बार काउंटिंग कर लो, यहां पे कितना आ रहा है 30, यहां पे कितना आ रहा है 28 प्लस 31, इट इज 59, 59 प्लस 11, सो इट इज 70। क्लियर है? सो आपको मैंने डेज की कैलकुलेशन सिखा दी। किसकी कैलकुलेशन सिखा दी? डेज। अब आप अपने हाथ में कैलसी रखो। कैलसी रखने के बाद आप सबसे पहले 500 को 0 से प्लीज मल्टीप्लाई मत करना। इट्स माई सिंसियर रिक्वेस्ट यार, आ रहा समझ, अपन सीए कर रहे हैं यार, 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, उसको करने का जरूरत नहीं है। उसके बाद यार 800 इंटू 30, जहां जरूरत हो कैलसी वहीं यूज करने का। 800 इंटू 30 कम्स टू हाउ मच? 24,000। कितना आ गया? 24,000। 70 इंटू 1000 दैट इज 70,000। ये भी कैलकुलेशन बड़ी आसान है। सो कैन आई से दैट यहां पे मेरा 94,000 आ रहा है। हाउ मच आई एम गेटिंग हियर? 94,000। एम आई मेकिंग सेंस गाइस? यहां पे एक बार अमाउंट की भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक काम करो, आप फटाफट इसको एक बार फुल स्क्रीन देखो। गाइस देखा आपने? फुल स्क्रीन देखा, दिमाग लगाया इसमें। चलिए अब देखिए, तो गाइस यहां तक क्लियर है। अब मैंने कहा आप देखो नीचे एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला क्या होता है, या आपने ऊपर जो टेबल बनाई इसके लिए आगे फॉर्मूला है। अब यार ये फॉर्मूले का डेरिवेशन इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। आवर सिलेबस इज हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज डेट। सो सम गुड मैथमेटिशियन हैज गिवन दिस फॉर्मूला दैट बेस डेट, जो भी आपका बेस डेट है, यू ऐड टोटल ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। सो बेसिकली टोटल ऑफ द प्रोडक्ट वी हैव ऑलरेडी डन, नाउ यू रिक्वायर टोटल ऑफ द अमाउंट, सो डू दैट ऑल्सो। सो इट इज 2300. It is how much? 2300. Am I making sense? It is clear to you? So now what is the base date? Base date we have taken as 3rd of July. So base date we have taken as 3rd of July. Now total amount we already have is 94,000. 94,000 divided by what is the total amount? We have just now calculated. The total amount is 2300. So we will divide 94,000 by 2300. And always remember, ये आप कैलकुलेशन, इफ यू आर टेकिंग दिस कैलकुलेशन इन डेज, ऑटोमेटिकली दिस विल ऑल्सो कम इन डेज. इट मीन्स योर एवरेज डेट विल बी दिस नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट. कैलकुलेट करते हैं.
सो सबसे पहले आप देखिए 94,000 आपने लिखा, डिवाइडेड बाय 2300, यू गेट हाउ मच, यू गेट हाउ मच, कैलकुलेट करिए गाइस, डू नॉट जस्ट लुक एट माय आंसर, आप कैलकुलेट करिए, ये रहा आपके सामने, कैलकुलेट करिए गाइस, किया आपने, चलिए, तो यहां पे आता है 40.86 डेज, 40.86 डेज, तो इसको राउंड ऑफ कर दिया, सो राउंड ऑफ किया तो कितना आया 41 डेज। इट मींस योर एवरेज ड्यू डेट इज 41 डेज अवे फ्रॉम 3rd ऑफ जुलाई। सो 41 डेज काउंट करते हैं 3rd ऑफ जुलाई से, चलिए 41 डेज, जुलाई में 3rd ऑफ जुलाई से कितने आगे डेज जाएं तो जुलाई खत्म हो जाएगा 28 डेज। तो इसका मतलब अगर मैं कैलसी पे देखूं टोटल 41 डेज मुझे जाना था, जुलाई खत्म होते होते 28 डेज हो गए। इसका मतलब और कितने डेज अभी भी बचे हैं जो मुझे ड्यू डेट से आगे जाना है, दैट इज 13th ऑफ अगस्त। अगर आप देखोगे इट मींस टोटल करूंगा तो आई एम 41 डेज अवे फ्रॉम माई बेस डेट। सो 41 डेज अवे फ्रॉम माई बेस डेट, आई गेट माई ड्यू डेट, आई गेट माई एवरेज ड्यू डेट एज 13th of August. Now what does this 13th of August indicate? If the party is paying the payment on 13th of August, again what payment? The payment, complete payment. We are not talking about 500, 800 or 1000. We are talking about the complete payment. Complete payment is 2300. So if you pay 2300 on 13th of August, no interest needs to be charged. If you pay after 13th of August, let's say 18th of August, you need to pay interest. If you are paying before 13th of August, let's say 2nd of August, you will get rebate. Am I making sense? क्लियर है दिमाग में, सेट है। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट वाले टाइप पे। ये फर्स्ट वाला टाइप अपन ने खत्म किया। नेक्स्ट टाइप इज पेमेंट टू बी मेड ऑन अ पर्टिकुलर डे। मीन्स इन द क्वेश्चन इट इज गिवन टू यू दैट वी आर मेकिंग अ पेमेंट ऑन दिस डेट, यू टेल अस हाउ मच इंटरेस्ट नीड्स टू बी पेड, यू टेल अस हाउ मच रिबेट विल बी गिवन टू अस। ऐसा क्वेश्चन आपके इसमें आ सकता है। तो लेट्स ट्राई टू डू अनदर क्वेश्चन। Now, what is this question? This is question number 4. अब now again the story is question number 4। एक बार फटाफट रीड कर लेते हैं, फटाफट रीड कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अब आप देखिए, the following transaction took place between X and Y. Y wants to pay on 18th of March. Now two dates are given to you. If Y pay on 18th of March, what if Y pay on 14th of July? मैंने कहा वो बाद में देखते हैं। इंटरेस्ट रेट जो है वो कितना है 8%। Now due date is 10th of January. Due date is 26th of January which is Republic Day, हिंट दे दिया है। 23rd of March, 18th of August, ये आपको गिवन। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहां पे ड्यू डेट निकाला। अब यहां पे आप देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपने 26 की जगह 25th लिया, क्लियर है। आपने 18th अगस्त की जगह 17 अगस्त लिया, क्यों? बिकॉज दीज बोथ आर पब्लिक हॉलीडे। जब भी पब्लिक हॉलीडे होता है हम एक दिन पहले वाला डेट लेते हैं। क्या बोला मैंने? जब भी पब्लिक हॉलीडे होता है वी टेक अप जो पहले वाला दिन है, जो एक दिन पहले वाला है, प्रीसीडिंग डे, दैट वी टेक अप। क्लियर है बेटा? स्टोरी इज क्लियर टू यू? चलिए नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड now what we have to do, again we have to calculate the number of days from the base date, so यहाँ पे बेस डेट लिख देते हैं अपन, यहाँ पे बेस डेट लिख देते हैं। ट्रस्ट मी गाइज इट्स वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। तो नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट, तो नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट, व्हाट विल बी द बेस डेट फॉर अस? द बेस डेट विल बी 10th of January। सबसे पहले वाला डेट बेस डेट ले लेते हैं। चलिए आगे, मैंने कहा यहाँ पे आएगा 0। अब 10th of Jan से 25th Jan आने में कितना टाइम लगेगा? 15 डेज। 10th of Jan से 23rd of March आने में कितना टाइम लगेगा? कैलकुलेशन बड़ी है तो यहाँ पे सपोर्ट ले लेते हैं। हम कहते हैं कि जनवरी के 21 डेज, जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो 21 डेज में जनवरी खत्म होगा। अब ये ईयर जो है वो चेक कर लेते हैं, क्या ये लीप ईयर तो नहीं है? आप ध्यान रखिएगा जब भी कोई ऐसा ईयर हो, जैसे यहाँ पे गिवन नहीं है तो हम लीप ईयर नहीं मानेंगे। अदरवाइज अगर कोई ऐसा ईयर हो जो 4 से डिवाइड होता हो तो लीप ईयर होता है, मतलब फरवरी में 29 डेज होते हैं। अगर लीप ईयर नहीं है मतलब 28 डेज होते हैं। एम आई मेकिंग सेंस? क्लैरिटी है? चलिए सो गाइज लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट 23rd of March। सो जनवरी में 21 डेज, फरवरी में 28 डेज और मार्च के 23 डेज। तो टोटल आप कर लीजिए, डोंट टेक रिस्क बेटा। वैसे तो कैलकुलेशन अपन वर्बली कर सकते हैं, बट जहां पे 2-3 कैलकुलेशन हो जाती है इट्स बेटर टू यूज द कैलसी। दे रखा है तो फैसिलिटी यूज करो। 17th अगस्त आने में कितना टाइम लगेगा? ये तो बहुत दूर है सर, कोई बात नहीं, अपने पास कैलसी है। चलिए अब मैं आप लिख लेना, मैं कैलकुलेट करता जाता हूं, ठीक है। 17th अगस्त आने में कितना टाइम लगेगा काउंट करते हैं। सबसे पहले जनवरी के 21 डेज,
जनवरी के 21 डेज, फेब्रुवरी के 28 डेज, मार्च के 31 डेज, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31 और अगस्त के 17। तो कहना इसे 219 डेज, कितना दूर है 219 डेज। स्टोरी क्लियर है, सेट है। चलिए नाउ कैलकुलेट द प्रोडक्ट, नाउ कैलकुलेट द प्रोडक्ट गाइस। टोटल ऑफ द अमाउंट कर लो, प्रोडक्ट निकाल लो, फटाफट बताओ। सो 1500, 4500, 8500। पहले वाले का 0, इसका 15000, इसका देख लेते हैं 72 मल्टीप्लाइड बाय 3000, सो यू गेट हाउ मच 2,16,000। वी गेट हियर 2,16,000। देन वी हैव 4000 मल्टीप्लाइड बाय 219, यहां पे आता है 8,76,000, 8,76,000। डू वी बाय एनी चांस हैव एनी प्रॉब्लम? सवाल ही नहीं उठता, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। चलिए एक बार टोटल करते हैं। 8,76,000 प्लस 2,16,000 प्लस 15,000, so we get 11,07,000. We get how much? 11,07,000 we have got. 11,17,000 we have got. So now we will calculate from the base date. So base date was 10th of Jan. Total of the product, it comes to 11,07,000 divided by 8,500. Just check guys. You have to also check. Check करो से. Yes guys. You must have calculated this. आपने कैलकुलेट किया होगा. So guys आपको मिल रहा होगा 130 पॉइंट समथिंग अप्रॉक्स। तो गाइज 130 पॉइंट अप्रॉक्स को हमने 131 कर दिया। सो 131 कर दिया, 131 डेज, 131 डेज कर दिया। सो नाउ लेट्स ट्राई टू काउंट 131 डेज फ्रॉम ईयर। लेट्स ट्राई टू काउंट 131 डेज फ्रॉम ईयर। सो मैंने कहा काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 131 डेज, सबसे पहले जैन में अभी कितने डेज हैं? जैन में 21 डेज ऐड कर सकते हैं हम। फेब में कितने कर सकते हैं? 28 डेज। मार्च में कितने कर सकते हैं हम? 31 डेज। उसके बाद अप्रैल में कितने कर सकते हैं गाइज अपन? 30 डेज। 30, 60, 80, 100 करीब हुआ है। मई ले लेते हैं फिर ना, मई ले लेते हैं। तो एक काम करते हैं, एक बार काउंट करते हैं कितने डेज हो गए। सो 21 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 30, इसका मतलब अभी तक हम 110 डेज, कितना? 110 डेज बेस डेट से आगे जा चुके हैं, जबकि हमें कितना जाना था? 131 डेज। तो मई में 21 डेज तक हम पहुंच सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो ड्यू डेट होगी दैट विल कम टू 21st ऑफ मई। ड्यू डेट क्या आएगा गाइज हमारा? 21st ऑफ मई। फटाफट चेक करो गाइज, 21st ऑफ मई हमारा क्या आएगा गाइज? ड्यू डेट आएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल स्क्रीन आपको दिखा दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये नहीं था, ये एवरेज ड्यू डेट तो आप ऊपर निकालना सीख के आए थे। क्वेश्चन कहता है व्हाट इफ यू पे ऑन 18th ऑफ मार्च, व्हाट इफ द पार्टी वांट्स टू पे ऑन 14th ऑफ जुलाई। सबसे पहले आप देखिए व्हाट इज द एवरेज ड्यू डेट। सो एवरेज ड्यू डेट इज 21st ऑफ मई। सो अगर आपका जो ड्यू डेट है यू वांट टू पे आफ्टर दैट, देन ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट विल बी चार्ज। तो मैं पहले ये 14 जुलाई वाला निकालता हूं, ठीक है। तो यहां पे 14 जुलाई में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हाउ मच इंटरेस्ट नीड टू बी पेड? तो मैंने कहा इट्स वेरी इजी। आप इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हो, आप हमेशा अमाउंट लिखते हो। कैसे निकालते हो आप इंटरेस्ट? अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 365। दिस इज हाउ वी डू इट। तो नॉर्मली, ज्यादा कोई इसको रॉकेट साइंस नहीं समझना। नॉर्मली आप जो क्लास 8th या क्लास 9th में इंटरेस्ट निकालते हो ना गाइस, वैसा का वैसा है। नाउ व्हाट इज द अमाउंट? व्हाट इज द अमाउंट? हमारे पास अमाउंट कितना है जो हमें पे करना है? सो अमाउंट इफ आई से अमाउंट इज 8,500। अमाउंट इज 8,500। सो गाइज यहाँ पे अमाउंट लिखा हमने 8,500। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट वी हैव टू चार्ज? इट्स 8%। सो 8% हम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। बट अगेन फॉर हाउ मेनी डेज? फॉर हाउ मेनी डेज वी कैन कैलकुलेट। 14th जुलाई को पेमेंट हुआ, मई का देखते हैं। मई में 10 डेज और बचे, उसके बाद 30 डेज जून के, उसके बाद 14 डेज जुलाई के। तो कैन आई से दैट एक बार आप कैलकुलेट कर लो इसको। कैन आई से दैट टोटल हमारा जो डेज यहां पे निकल के आया वो हमारा 54 डेज था। कितना डेज था? 54। यू कैन चेक इट यार। 21st ऑफ मई से 14th ऑफ जुलाई कितना डेज आ गया? 54 डेज। तो मैंने यहां पे लिख दिया 54 डेज। क्या लिख दिया? 54 डेज। सो बेसिकली इफ वी आर पेइंग ऑन 14th ऑफ जुलाई, वी आर पेइंग 54 डेज लेटर। सो 54 डेज लेट पेमेंट का इंटरेस्ट लगेगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 8,500 मल्टीप्लाइड बाय 8% मल्टीप्लाइड बाय 54 डिवाइडेड बाय 365, यू गेट 100.6 समथिंग यार। तो 100.6 यू कैन डू 101 यार।
आप 101 कर सकते हो, फटाफट कर सकते हो आप, इसमें कोई बात नहीं है। आप चाहो तो 100.6 भी रहने दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे एग्जैक्ट लिख देता हूँ, अगर आपको चाहिए, राउंड ऑफ नहीं चाहते हो, 100.6। क्लियर है। मैंने कहा लेट्स टेक द अदर केस। मैंने कहा इफ यू आर पेइंग, योर ड्यू डेट इज 21st of May बट you are paying on 18th of March, तो ऑब्वियसली यू विल गेट अ रिबेट। यू आर पेइंग इन एडवांस, जल्दी पेमेंट करोगे तो बेनिफिट मिलेगा, जल्दी पेमेंट करोगे तो रिबेट मिलेगा। अब वो कितने का मिलेगा? सेम जैसा इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो वैसे ही रिबेट कैलकुलेट होता है। अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 365, नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 365। ठीक है, चलिए। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ये कैलकुलेशन कैसे हुआ, कैसे होगा। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द अमाउंट यू ऑलरेडी नो 8500। रेट भी ऑलरेडी नो, हाउ मच इज द रेट, रेट इज 8%। सो यहां पे लिखा 8%। नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर लो, कितना है? 18 से मार्च आने में, 31st आने में 13 डेज, अप्रैल का 30, और यहां पे डेट क्या है? 21st में। तो कैन आई से दैट 64 डेज आ रहा है। आप भी कैलकुलेट करके देखो कि आपके 64 डेज आ रहा है क्या। बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन आप मेरे साथ कर सकते हो। पूरा कैलकुलेशन आप नहीं कर पा रहे हो, कोई टेंशन नहीं है, बट एटलीस्ट जो मैं कैलकुलेट करने को दूं वो तो करो। ये सवाल क्यों हो रहे हैं? ये इसलिए हो रहे हैं ताकि आपको डेज की कैलकुलेशन आ जाए, आपको एवरेज ड्यू डेट का समझ में आ जाए। देखो, थर्ड क्वेश्चन पूरा का पूरा एवरेज ड्यू डेट का कंप्लीट किया, इसमें भी एवरेज ड्यू डेट निकालना था, उसके बाद निकालना है रिबेट या इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहां पे कैलकुलेट करते हैं। सो बेसिकली 8500 मल्टीप्लाइड बाय 8%, मल्टीप्लाइड बाय 8500 मल्टीप्लाइड बाय 8%, it comes to 680 multiplied by 64 divided by 365, it comes to 119.23। सो आप समझ पा रहे हो कि आपका ये जो पूरा का पूरा फंडा है, ये क्या है? हमारा फंडा यही तो था। आज आप देखिए यहां पे अलग अलग अमाउंट है, 500 है, 1000 है, 3000 है, 4000, बट जैसे ही हमने ये एवरेज ड्यू डेट निकाल ली, कौन सी वाली? 21st of May। नाउ वी आर नॉट रेफरिंग टू द इंडिविजुअल डेट्स। अब हमें इंडिविजुअल डेट से कोई मतलब ही नहीं है। एवरेज ड्यू डेट का एडवांटेज यही तो है, अब आपको एक एक डेट से निकालने की जरूरत नहीं है, आपकी एवरेज ड्यू डेट आ गई है। अब इसी से आप कैलकुलेशन कर लो, यू विल गेट द परफेक्ट आंसर जैसे आप इंडिविजुअली करके करते हैं। बट यस, टाइम बचा। यहां पे एग्जाम पर्सपेक्टिव है तो 4-5 ट्रांजैक्शन होते हैं, रियल लाइफ में तो 100,000 कितने भी हो सकते हैं। तो एवरेज ड्यू डेट इज वेरी 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 यूजफुल। अब आइए वापस आइए हमारे टाइप्स पे आइए। पहला कौन सा टाइप था? मैंने कहा पहला टाइप था हमारा कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट, कि एवरेज ड्यू डेट को कैलकुलेट कैसे करना है, ये हमारा टाइप था। सेकंड टाइप था कि पेमेंट अगर कोई पर्टिकुलर डेट पे हो रही है, मतलब एवरेज ड्यू डेट से पहले या एवरेज ड्यू डेट के बाद, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी होती है। तो गाइस अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप कौन सा है? इंटरेस्ट अमाउंट गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ till now what you were doing, you were calculating the average due date, then you were calculating the interest or rebate. What if in the question interest amount is given to you and they ask you to calculate on the reverse manner what was the payment date? आरस में। so this is the next type, देखिए आप। so guys let's begin with the third part। ठीक है, थर्ड टाइप कवर करते हैं। गाइज मेरी गारंटी आपको बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल आराम से आपको समझ में आएगा। जैसा मैंने कहा, अगर आपने प्री रिक्विजिट फॉलो किया होगा तो आपको ये चैप्टर इतना जल्दी इतना दिमाग में चले आएगा। आपको एग्जाम से पहले मेन प्रॉब्लम क्या होती है बच्चे की? एग्जाम से पहले पूरे टॉपिक को रिवाइज कैसे करना है, इस चैप्टर में से कैसा क्वेश्चन आ जाता है। क्योंकि जब चैप्टर हमारे एक ओपन एंडेड पार्ट होता है ना कि यार क्या है इसमें, कैसा सवाल आएगा क्या नहीं, वैसे ही आपने एक ऐसे पूरी लिस्ट बना रखी हो तो गाइज ट्रस्ट में कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलिए। तो मैंने कहा गाइज इसके बाद अब थर्ड टाइप पे चलते हैं। थर्ड टाइप के लिए अब अपन ने जो क्वेश्चन पिकअप किया है दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। थर्ड और फोर्थ दोनों टाइप इससे कवर होंगे। अब आप आराम से इसको समझिएगा क्या कहता है ये क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है गाइज क्वेश्चन नंबर 9? ए ओज बी 10,000, मतलब ए को पैसा देना था बी को, कितना पैसा देना था? 10,000 रुपीज। द एवरेज ड्यू डेट ऑफ म्यूचुअल ट्रांजेक्शन इज सेकेंड। अरे यार यहां पे एवरेज ड्यू डेट निकालने का नहीं है, यहां पे क्वेश्चन ऑलरेडी क्लियरली कहता है कि आपका जो एवरेज ड्यू डेट है वो आपका एवरेज ड्यू डेट है सेकंड। तो यार क्वेश्चन आपको पहले से ही क्लियरली बता देता है कि भैया आपका जो एवरेज ड्यू डेट है वो है सेकंड, मतलब 2 तारीख आपका एवरेज ड्यू डेट है। अब आपको करने का क्या है इसमें? अब यहां पे ये बोल रहा है कैलकुलेट द डेट ऑन विच ए हैज टू मेक द पेमेंट। अब कौन सी डेट है जिस दिन ए पेमेंट करे? अब सिनेरियो है यहां पे,
अगर ए चाहता है कि वो सिर्फ 10,000 रुपीज दे, तो भैया बिल्कुल सिंपल है। अगर आप चाहते हो सिर्फ आप 10,000 रुपीज दो, तो इट इज वेरी इजी। आप क्या करो, 2 जून को पेमेंट कर दो। आप 2 जून को पेमेंट कर दो। देखिए आप सवाल, देखिए आप, देखा गाइस आपने, इसमें आसान है ये तो, बिल्कुल आसान है। हम कह रहे हैं हमें 10,000 पे करना है, 2 जून डेट है और हमारे को 10,000 पे करना है, और हम चाहते हैं कि हम इंटरेस्ट ना दें। हम क्या चाहते हैं, हम इंटरेस्ट ना दें। तो जब हम ये चाहते हैं कि हम इंटरेस्ट ना दें, तो ऑब्वियसली हमको 2 जून को ही पेमेंट करना पड़ेगा। अगर हम 2 जून को ही पेमेंट कर देते हैं, जो कि हमारी ड्यू डेट है, तो अल्टीमेटली हमें कोई इंटरेस्ट देना ही नहीं पड़ेगा। स्टोरी क्लियर है, आसान है। चलिए अब आगे वाला पार्ट है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है। आप अगर चाहते हो कि लेट्स से कि आप 10,360 रुपीज दो, मतलब आप इतना ही पेमेंट करना चाहते हो, तो मैंने कहा अब यहां पे आ जाता है इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट जो अभी अपन बात कर रहे थे। मैंने कहा अगर मेरा जो पेमेंट है मुझे करना था 10,000, बट आई एम पेइंग 10,360, सो अगेंस्ट 10,000 आई एम पेइंग 10,360, तो मैं यहां पे 360 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं। आ रहा समझ में? मतलब जो ये पेमेंट करना चाह रहा है ये 10,360 करना चाह रहा है, मींस 360 एक्स्ट्रा। इसका मतलब ये एक्स्ट्रा क्यों करेगा? बिकॉज ही वांट्स टू पे लेटर देन द ड्यू डेट and he wants to pay 360 as the interest. So now we have to calculate what is the due date, मतलब what is the date he should pay so that he can be able to pay 10,360. means he is ready to pay interest 360. he wants to know कि मैं कौन सी डेट को पेमेंट करूं कि मेरा इतना ही पेमेंट आए, इससे ज्यादा ना आए। तो हमने कहा देखिए आप इंटरेस्ट का फॉर्मूला आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू। यार इंटरेस्ट का फॉर्मूला अपन लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इंटरेस्ट के फॉर्मूले में कोई डाउट थोड़ी है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। क्या है इंटरेस्ट का फॉर्मूला? जो भी अमाउंट है आपको देने का, मल्टीप्लाइड बाय द रेट एंड यू डिवाइडेड बाय 100 एंड यू मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ डेज, you multiplied by number of days and you divided by 365. With how much you should divide it? You should divide it by 365. So guys, what is the amount? We already know it is 10,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट एक बार देख लेते हैं क्या कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे है 18%। तो आओ यहाँ पे आओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखो 18%, multiplied by the number of days, multiply it by the number of days. Number of days we don't know, that is what we have to calculate. The due date we have to calculate, so days we don't know, we have to calculate. We have to pay it in such a way that our interest is 360, that our interest is 360. Can we do it? Can we do it? Yes, we have the calci facility. तो कैलकुलेशन में तो क्या डर है यार। चलिए एक बार मैं आपके लिए रीडिफाइन कर देता हूं ताकि कैलकुलेशन कर पाओ। 360 मल्टीप्लाइड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 18। दिस इज हाउ इट इज। सो एक काम करते हैं, पहले अपन जितना सिंप्लीफाई होता है कर देते हैं। 2 0 से 2 0 गए, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, अब 20 1 जा 20, 25 जा 100। देख रहे हो आप, कैलकुलेशन अपन वर्बली कर पा रहे हैं। 5 7 जा 35, 153। तो कहना इसे नंबर ऑफ डेज आ रहा है यहाँ पे 73 डेज। तो यहाँ पे ये जो 360 का आपने पेमेंट किया ना, यू आर पेइंग इट फॉर हाउ मेनी डेज? यू आर पेइंग इट फॉर 360 फॉर 73 डेज। इट मीन्स आप ये जो इंटरेस्ट दे रहे हो, आप इसलिए दे रहे हो बिकॉज यू आर मेकिंग द पेमेंट 73 डेज लेटर देन द ड्यू डेट। तो अब यहाँ पे अगर आपसे कोई कहे डेट ऑफ पेमेंट निकालिए, अगर आपसे कोई कहे डेट ऑफ पेमेंट निकालिए, सो कैन यू कैलकुलेट द डेट ऑफ पेमेंट? यस, हमारा जो भी एडीडी आया, एवरेज ड्यू डेट आया, उसमें आप 73 डेज ऐड कर दो। उसमें आप 73 डेज क्या करें? ऐड करें। सो व्हाट इज आवर एवरेज ड्यू डेट? इट वाज 2 जून आई सपोज। नाउ यू ऐड 73 डेज इन इट। आप इसमें 73 डेज ऐड करें। तो गाइस 73 डेज क्या करें? आप इसमें ऐड करें। सो गाइस 73 डेज आप जब इसमें ऐड करेंगे तो हाउ थिंग्स गोना हैपन? जून में कितने डेज हो गए? जून के आप देखो, जुलाई के आप देखो, पहले जून का देखते हैं। 2 जून, इसके बाद जून में बचते हैं 28 डेज, फिर जून खत्म हो जाता है, फिर जुलाई आता है जिसमें 31 डेज होते हैं। अभी भी टोटल आप देख रहे हो तो 59 डेज ही हुए। तो अभी मतलब
कितना डेज और बाकी है 14, तो यहां पे 14 डेज अगस्त के आएंगे। तो व्हाट इज द डेट, व्हाट इज द डेट गाइस? देखो अब आपके सामने पूरी कैलकुलेशन हो चुकी है, पूरी कैलकुलेशन हो चुकी है आपके सामने। अब आप बताएं क्या डेट है। चेक किया गाइस, कैलकुलेट किया आपने, कितना आ रहा है 14th ऑफ अगस्त। तो इसका मतलब जो डेट ऑफ पेमेंट है, इफ ही वांट्स टू पे इंटरेस्ट ऑफ 360, ही शुड मेक द पेमेंट ऑन 14th ऑफ अगस्त। एम आई मेकिंग सेंस? तो आप देख रहे हो ये टाइप हमारा 3 था। टाइप 3, इंटरेस्ट अमाउंट इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, यू हैव टू कैलकुलेट द पेमेंट डेट। क्लियर है? दिस इज टाइप 3। आपको इंटरेस्ट अमाउंट ऑलरेडी इट इज गिवन टू यू, यू ओनली हैव टू कैलकुलेट द पेमेंट डेट। सो पहले हमें डेट निकालनी थी, एवरेज ड्यू डेट। यहां पे एवरेज ड्यू डेट गिवन थी, हमें निकालना है कि पेमेंट कब दिया है, इंटरेस्ट अगर आपको गिवन है। अब मैं आता हूं फोर्थ वाले टाइप पे जो बात कर रहा है रिबेट की। अगेन सेम टाइप, इंटरेस्ट व्हेन वी आर मेकिंग द पेमेंट लेटर देन द एवरेज ड्यू डेट, व्हेन वी आर मेकिंग द पेमेंट बिफोर देन द एवरेज ड्यू डेट। जब हम क्या करते हैं, हम रिबेट निकालते हैं। चलिए आइए समझते हैं इसी क्वेश्चन का बी पार्ट, अब इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। आ जाइए यहां पे, पेमेंट करना चाहते हो आप 9640। कितना पेमेंट करना चाहते हैं गाइस आप? 9640। तो इसका मतलब आप कितना रिबेट लेना चाहते हैं, हाउ मच रिबेट यू वांट? सो ऑब्वियसली यू वांट द रिबेट 10,000 पेमेंट होता, यू वांट टू मेक द पेमेंट 9640, इट मीन्स यू वांट द रिबेट ऑफ 360 यार, यू वांट द रिबेट ऑफ 360। अब यहां पे कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखोगे इतनी रिबेट लेने के लिए आपको कितने दिन पहले पेमेंट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आप जब 73 डेज लेट पेमेंट कर रहे थे तो भी 360 आप इंटरेस्ट दे रहे थे, तो अगर आप पहले पेमेंट करोगे 73 डेज तो आपको इतना मिल जाएगा। फिर भी अपन कैलकुलेशन के लिए आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूं, 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 18/100 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ डेज जो हमारे पास है नहीं, जो हमें कैलकुलेट करने हैं, डिवाइड बाई 365 डेज। अब आप यहाँ रिबेट लिख दो 360, रिबेट लिख दो आप 360, तो मैं यहाँ पे रिबेट हटा के यहाँ 360 लिख देता हूँ। यहाँ पे अब आपका आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ डेज कितना, 73 डेज। अब अगेन द कैलकुलेशन पार्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी थॉरोली। सो नाउ व्हाट डेट you will arrive at, what will be the payment date? Now you calculate this. I am giving you 10 seconds, 10 seconds, 15 seconds, 20 seconds, ठीक है? आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो आपका आंसर क्या आया, ठीक है? फटाफट 20 सेकेंड्स दे रहा हूं आपको मैं। 20 सेकेंड्स तो सफिशिएंट होंगे कैलकुलेट करने के लिए, डेज ही कैलकुलेट करने। यस गाइस, कैलकुलेट करें जल्दी, क्या डेट आ रही है आपके? चलिए, सो लेट मी हेल्प यू। सो 73 days, let me talk about the 73 days. Let's begin with the counting. So we are at June right now. So let's say 1 and 2 of June ले लीजिए आप, ठीक है? 1 and 2 of June। अब मैंने कहा 1 और 2 of June, या फिर आप अगर 1 और 2 ऑफ जून में से सिर्फ 1 ले रहे हैं तो आपको फिर जो आगे डेट आएगी वो इंक्लूड करना पड़ेगा। आप दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी काम करें चलेगा। मैंने कहा यहाँ पे लेट्स से अगर आप सेकंड को नहीं इंक्लूड करना चाहते तो मत करिए। जून का फर्स्ट डे आपने लिया, उसके बाद जून से पहले मई आता है, मई में कितने डेज होते हैं? 31। आपका अप्रैल आता है, अप्रैल में कितने डेज होते हैं आपके? अप्रैल में 30। तो आप एक बार कैलकुलेशन देखिए कितने डेज हो गए? 62 हो गए। आप याद रखिएगा ड्यू डेट या जो काउंटिंग डेट स्टार्ट है उन दोनों में से आप कोई भी लीजिएगा चलेगा। अब मैंने कहा अप्रैल आते हैं, मार्च आते हैं, मार्च में अब आप देखिए कितने डेज होंगे? मेरे को कितने डेज चाहिए थे? 73। कितने हुए? 1, 31, 32, 32 प्लस 32, 32 प्लस 30, 62। अब मैंने कहा 62, अब आपको कितने डेज लेने? 11। मैंने आपको क्या कहा था? आपको 11 डेज मार्च में लेने हैं, बट आपको या तो 2 जून इंक्लूड करना पड़ेगा या ये जो डेट ले रहे हो वो इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे 2 जून इंक्लूड नहीं किया, तो हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे ये मार्च वाली डेट। तो 11 डेज हमें मार्च के माइनस करने, तो हम कौन सी डे पे पेमेंट करेंगे 11 डे माइनस हो जाएं? तो गाइज दिस विल कम टू 21 ऑफ मार्च। वाई 21 ऑफ मार्च? मार्च के 11 डेज लेने थे। मैंने कहा यस, बट हमें 21 भी काउंट करना है बिकॉज हमने आगे वाला 2 जून छोड़ दिया था। तो 21 से लेके 31 तक 11 डेज हो गए, तो 11 डेज मार्च के हो गए। सो मेरा डेट क्या आ रहा है यहाँ पे? 21 ऑफ मार्च आ रहा है गाइस। व्हाट इज द डेट दैट इज कमिंग? 21 ऑफ मार्च। सेम फंडा,
ऊपर हमने क्या देखा था, इफ आई वॉन्ट कि मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़े ओनली 360, आई शुड मेक द पेमेंट 73 days लेटर, दैट इज ऑन 14th of August. इफ आई वॉन्ट आई शुड गेट अ रिबेट, मुझे रिबेट मिले 360 का, तो इन दैट केस आई शुड मेक द पेमेंट 73 days अर्लियर. एम आई मेकिंग सेंस गाइज? ओके. सो गाइज मेरे पास जो मैंने अभी टाइप्स बनाए हैं, बिकॉज आई हैव टेकन द क्वेरीज फ्रॉम ऑल द किड्स, तो मैंने जो आपका ये लेक्चर बनाया है वो 2 पार्ट में शिफ्ट किया है. अर्लियर ऑन आई वाज प्लानिंग आई विल टेक इट अप इन 1, बट 1 में लेता तो शायद मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा पाता थोड़े, और प्रॉब्लम्स को देखते हुए आई थॉट इट इज बेटर कि पूरा सॉल्व करा देते हैं ताकि इजी रहे. तो एक और नेक्स्ट सेशन होगा, प्रोबेबली इससे शायद छोटा होगा, तो उस अगले सेशन में मैं आपका पूरा का पूरा जो रिमेनिंग पार्ट है वो खत्म करा दूंगा. बट वापस रूल क्या है, रैपिड रिविजन है गाइस. तो रैपिड रिवीजन अगर है तो आप लोगों को रैपिड रिवीजन में मास्टरी करनी है तो पहले एक बार थोड़ा बहुत देखा हुआ होना चाहिए. बाकी तो मैंने ये पूरे चैप्टर को ऐसे अरेंज किया है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती. प्लस अगर आपके पास प्रैक्टिस शीट या कोई ऐसी भी प्रॉब्लम हो, आप प्लीज 9001114477 आप इस पे व्हाट्सएप करें. व्हाट्सएप ही करिएगा बेटा, कॉल इज नॉट एडवाइजेबल, टाइम नहीं मिलता कॉल उठाने का. आप ये वाले नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए. व्हाट्सएप करेंगे तो आपको शीट्स वगैरह मिल जाएंगी. टेलीग्राम पे अपना एक ग्रुप है, टारगेट सीए फाउंडेशन टारगेट 70, तो आप वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं. आपके पास लिंक नहीं है, मिल नहीं रहा है, आप मुझे भेज दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक भेज दूंगा. तो गाइज आपको जो जो सारा मटेरियल है वो आपको मिल जाएगा इसी पे. इनकेस आपको ये क्वेश्चंस वगैरह चाहिए आप ले लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो जो शीट है उसकी पूरी मार्किंग स्कीम, आपको आंसर्स चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगे, डू नॉट वरी. बट द ओनली थिंग इज दैट गाइज पढ़ो, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं ताकि आपका स्कोर अच्छा हो. और स्कोर क्या होगा अच्छा, कब होगा, जब आपका टॉपिक में कॉन्फिडेंस रहेगा. और कॉन्फिडेंस लाने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है गाइस, और उसका कोई सेकंड सोल्यूशन नहीं. ठीक है गाइस, आई होप आपने सेशन को पूरा एंजॉय किया होगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा गाइस. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बट डू नॉट फॉरगेट टू रिवाइज.